नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे और द्विघात समीकरण के बारे में मैंने आगे फॉर्मूले आपको बता रखे हैं। वो फॉर्मूले पूरे आपको याद होने चाहिए, तभी आप सवाल कर पाओगे जब आपको फॉर्मूले याद है। तो कल मैंने कुछ सवाल करवाए थे और आज कुछ सवाल और करवाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। द्विघात समीकरण x² - x - 12 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा था, और यदि जब वो फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप पिछली क्लास से देख ले, और पिछली क्लास में मैंने फॉर्मूला बता रखा है, वो फॉर्मूला याद कर लेना। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम b² - 4ac सूत्र लगाते हैं। b² - 4ac। अब b² b की वैल्यू यहाँ पे रखो, a की वैल्यू रखो और c की वैल्यू रखो और इसका मान निकाल लो। फिर प्रकृति ज्ञात करने के लिए मैंने मान निकाले थे और इसके बाद मैंने 3 रूल्स लिखवाए थे। यदि 3 रूल्स याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लेना। यहाँ पे b² की वैल्यू रखो, b² की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। -4 का 4 एज इट इज। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू -12 है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बाहर चौक ये a की वैल्यू तो 1 है और 12 की वैल्यू ये 12 और 4 तो 12 चौक 48। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और ये माइनस ये प्लस हो गया। और 48 और 1 कितना हो गया, 49। 48 और 1 कितना हो गया, 49 हो गया। और 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 का वर्ग भी लिख सकता हूँ। 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 का वर्ग भी लिख सकता हूँ। और इसका इक्वल में 0 लिख लो, और यहाँ पे इक्वल में 0। तो ये तो क्या है, ये इक्वल में 0 थोड़ी है, ये तो क्या है कि ग्रेटर देन 0 है। ये कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी मिल रही है, तो 0 से बड़ी वैल्यू प्राप्त होती है तब हम क्या कहते हैं, प्रकृति के लिए हमें प्रकृति पूछा हुआ है। तो प्रकृति के लिए यहाँ पे 0, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी वैल्यू प्राप्त होती है। तो मूल कैसे है, तो मूल यहाँ पे तो कैसे है, ये तो वर्ग हो रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग होने पर क्या मैंने लिखवाया था, यहाँ परिमेय होगा और ये अलग अलग होगा या फिर असमान हो गया। तो प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी, परिमेय एवं असमान। हमें यह पूछा हुआ था। यदि किसी स्टूडेंट्स को यह सवाल समझ में नहीं आया हो तो एक बार वापस देख लेना। यह सवाल बोल रहा है द्विघात समीकरण x² - x - 12 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और प्रकृति ज्ञात करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, प्लस मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए मैंने पिछली क्लासों में 3 नोट्स लिखवा रखे हैं। तो उन नोट्स को आप याद कर ले और अपनी हैंडराइटिंग नोट्स से अपनी डायरी में उतार ले, ताकि आपको कोई भी प्रकृति पूछे तो आपको ये फॉर्मूले लगाने। और प्रकृति के लिए मैंने 3 फॉर्मूले बता रखे थे। यदि आपको कोई भी समीकरण दे रखी हो कि, और यदि उसका मान 0 के बराबर हो तब मूल कैसे हो गया, 0 से बड़े हो, जो मान है वो 0 से बड़ा हो तब उसकी प्रकृति कैसी होगी, यदि मान 0 से छोटा हो तब उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो ये मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूँ, तो आप पिछली क्लासों को देख ले तब आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने b² - 4ac का मान निकाला, तो यहाँ पे b² की वैल्यू रखी और a की जगह a की वैल्यू रखी और c की जगह c की वैल्यू रखी। यहाँ पे c की वैल्यू 12 रखी और a की वैल्यू 1 रखी, तो 12 चौक 48 हो गया, और b की वैल्यू 1 रखी, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 48 और 1 49 हो गया, और 49 किसका वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है। तो मैंने 7 का वर्ग ले लिया। ये 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है या फिर 0 के बराबर है, तो ये जो 7 का स्क्वायर है वो तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है ना, तो 0 से बड़ा है तो मैंने बड़े का साइन लगा लिया। तो इस तरीके से साइन लगा लिया। अब कोई भी मान 0 से बड़ा होता है तब प्रकृति कैसी होती है, परिमेय होती है और असमान होती है। यहाँ पे ये पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए समीकरण के मूल कैसे हो गए, परिमेय हो गए और असमान हो गए। तो समझ में आ गया। और यदि फिर भी नहीं समझ में आया तो आप पिछली क्लासों को देखोगे तब ये समझ में आएगा, क्योंकि मूलों की प्रकृति के बारे में मैंने लगभग 3 नोट्स लिखवा रखे थे और इसके सूत्र लिखवा रखे थे। तो आप पिछली क्लासों को देख ले।
अब यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति एवं मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करनी है और मूल भी ज्ञात करने हैं। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, b² - 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे। तो b² की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे -8 है, तो -8 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, -8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। और माइनस का माइनस एज इट इज, 4 का 4 एज इट इज, a की वैल्यू कितनी है, 4 है। 4 में 4 का गुणा करो, 4 में 4 का गुणा करो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 में यहाँ पे c का मान 1 है, तो 1 का गुणा करो, तो 16 में 1 का गुणा करोगे तो 16 हो जाएगा। अब 64 में से 16 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 64 में से 16 माइनस करोगे तो यह हो जाएगा 48 हो जाएगा। और 48 है वो तो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो ये तो देखो पहले मैंने क्या बताया था, ये भी पहले संख्या थी वो भी 0 से बड़ी थी, लेकिन पहले वाली संख्या पूर्ण वर्ग थी, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसलिए कैसी होगी प्रकृति, प्रकृति कैसी होगी, पहले पूर्ण वर्ग थी इसलिए परिमेय थी, ये कैसी होगी, अपरिमेय होगी, अपरिमेय होगी। और 0 से बड़ा है तो इसलिए असमान, अपरिमेय तथा असमान। मूलों की प्रकृति कैसी है, अपरिमेय है तथा असमान है। अब हमें इसके मूल भी ज्ञात करने हैं, तो मूल ज्ञात करने के लिए आप शॉर्टकट तरीका भी यूज कर सकते हो कि आपको -8 को ऐसे 2 भागों में बांटना है जिनका गुणा करने पर तो 4 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर -8 प्राप्त हो जाए। तो ऐसे ये तरीका तो मैं काफ़ी यूज कर चुका हूँ। तो आज मैं थोड़ा श्रीधराचार्य सूत्र से कर लेता ताकि आपका श्रीधराचार्य सूत्र का भी रिवीजन हो जाए, क्योंकि श्रीधराचार्य सूत्र का मैंने केवल एक एग्जाम्पल करवाया है, तो इसमें भी हम श्रीधराचार्य सूत्र यूज कर लेते हैं ताकि आपको दोनों तरीके पता चल जाए। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, तो -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे -b, तो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे -b, तो b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू यहाँ पे देखो, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, यहाँ पे b की वैल्यू -8 है, तो यहाँ पे आपको -8 रखना है। तो यहाँ पे हम -8 रख लेते हैं, मैं यहाँ पे वैल्यू रख लेता हूँ, यहाँ पे b की वैल्यू -8 रखा, ± √b² 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 8 का स्क्वायर 64 आएगा। और 64 माइनस ये सीधा 48 आप लिख सकते हो, सीधा आप इसको 48 लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे b² - 4ac की जगह सीधा 48 लिख लेता हूँ अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है, 4 है, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 लिख लेता हूँ। यहाँ पे 4 में 2 का गुणा करोगे तो 4 2 की 8 हो जाएगा, 4 2 की 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -8, यहाँ पे -8 है और यहाँ पे 48 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 48 को मैं और भी क्या लिख सकता हूँ, 16 × 48 होता है, तो मैं 4 को बाहर निकाल लूँ तो यहाँ पे 4 √3 आ सकता है यहाँ पे। तो एक बार प्लस में लिख लेता हूँ और एक बार माइनस में लिख लेता हूँ, एक बार प्लस में लिख लेता हूँ और एक बार माइनस में लिख लेता हूँ। जैसे -8 और प्लस का 4 √3 अपॉन का 8 और यहाँ पे -8 और माइनस का 4 √3 अपॉन का 8, ये इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ये भी आपका आंसर राइट है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4 को कॉमन ले लो, 4 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 2 की 8, यहाँ पे ये वर्ग करना था ना, तो b का वर्ग, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 2 की 8 और यहाँ पे प्लस का, और यहाँ पे 4 कैंसिल आउट, √3 अपॉन 4, यहाँ पे 4 2 की 8, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 8 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन आके 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 की 8 हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये भी प्लस हो जाएगा, 4 2 की 8 और -2, यहाँ पे 4 बाहर आ गया और √3, और ये उसके मूल हो गया। इसके मूल कैसे निकालते समझ में आ गया कि यहाँ पे मैंने श्रीधराचार्य सूत्र से मूल निकाले हैं। तो श्रीधराचार्य सूत्र से a b c और यहाँ पे वैल्यू रख लेनी है, यहाँ पे b की वैल्यू रखी और b² - 4ac का मैंने मान निकाल रखा था, तो 48 रख लिया। यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 16 × 48 होता है, तो 16, तो ये 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है, 4 को मैंने बाहर लिख लिया और √3 लिख लिया। अब यहाँ पे देखो,
यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। 4 को मैंने कॉमन ले लिया, 4 दूनी 8 होता है, तो यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे 4 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे √3 बचेगा। ठीक, इसी तरह से ये किया है। अब देखिए दूसरा सवाल क्या पूछा है हमें, इसमें भी हमें क्या करना है कि मूलों की प्रकृति देखनी है। तो प्रकृति देखने के लिए हम b² - 4ac का सूत्र लगाएंगे। b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी है, -4 है, तो -4, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, -4 और a का मान कितना है 5 है और c का मान 9 है, तो 9 पूरी 45 और 45 में 4 का गुणा करो। 45 में 4 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 में 4 तो ये हो जाएगा 180 हो जाएगा। 180 में से 16 ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 180 में से 16 को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आपका 164 हो जाएगा। 164, तो 164 तो 0 से छोटी वैल्यू है। 164 तो कैसी है, 0 से छोटी वैल्यू है। 164 तो 0 से छोटी वैल्यू, क्योंकि 164 ये माइनस का है, तो माइनस का हो तब मैंने क्या रूल से लिखवाया था, यदि कोई भी वैल्यू माइनस की आ जाती है तो वह वैल्यू कैसी होती है, काल्पनिक होती है। तो यहाँ पे इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रकृति काल्पनिक व असमान। प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक होगी और असमान होगी। तो समझ में आ गया इसकी प्रकृति कैसे निकालते हैं। यहाँ पे b² - 4ac में आपको वैल्यू रखनी है और वैल्यू निकाल के फिर आप यहाँ पे देखोगे कि इसकी प्रकृति कैसी होती है। 0 से छोटी है, ये कैसी है, 0 से छोटी संख्या है, क्योंकि माइनस की संख्या है और माइनस की संख्या आती है तब कैसी होगी, काल्पनिक संख्या होगी। अब इसका हमें मूल ज्ञात करना है, तो मूल के लिए हम इस सूत्र में मान रखेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र में -b की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, -4 है, तो -4 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। +4 प्लस माइनस √b² - 4ac की वैल्यू हमने कितनी निकाली, -164, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -164 अपॉन 2a, तो 2a की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ पे वैल्यू यहाँ से लिखिए, मैंने b की वैल्यू -4 लिखा और a की वैल्यू 5 लिखा, तो यहाँ पे a की वैल्यू लिखा 5, तो 5 दूनी 10 हो गया, और b की वैल्यू 4 लिखा, तो यहाँ पे 4 हो गया। -4 है तो 4 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ पे -b, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से ही माइनस प्लस हो गया। अब इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 4 का 4 प्लस माइनस यहाँ पे √164, तो √164 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 164 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √-1 तो आयोटा का मान होता है, तो मैं इसकी जगह आयोटा लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे आयोटा लिख लेता हूँ। और ये 164, तो 164 41 में मैं 4 का गुणा करूँ तो 164 आ जाएगा। 164 41 में 4 का गुणा करो तो यह 4 किसका वर्ग होता है, 2 और √41, ये मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। और अपॉन का 10 का अपॉन 10, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस माइनस आयोटा √41 अपॉन, यहाँ पे 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो इस तरीके से, 2 प्लस आयोटा √41 अपॉन 5 और दूसरा 2 माइनस आयोटा √41 अपॉन 5, ये इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये इसके मूल हो जाएंगे, तो ये इसके मूल हो जाएंगे। तो हमें एक ही सवाल में उसकी प्रकृति भी पूछ ली गई थी और इसके मूल ज्ञात करने के लिए भी बोल दिया था। तो हमने इसके मूल भी ज्ञात कर लिए और प्रकृति भी ज्ञात कर ली। तो कैसे करेंगे, तो आपने समझ लिया होगा। पहले तो आपको b² - 4ac का फॉर्मूला लगाना है, और दूसरी बार आपको या तो गुणनखंड से करना चाहो तो गुणनखंड से करना ज़्यादा इजी रहेगा। आप गुणनखंड करके आप इस सवाल को करिए, या फिर आप श्रीधराचार्य सूत्र से करिए। श्रीधराचार्य सूत्र से करोगे तो आपका काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगेगा। इसमें आप यहाँ पे ये वैल्यू, इतनी वैल्यू निकालोगे तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा, तो आपको एग्जाम में समय को बचाना है, इसलिए आपके लिए गुणनखंड विधि ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करिए, श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग मत करिए। यहाँ पे मैंने श्रीधराचार्य सूत्र ऐसे प्रयोग करके मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको ये विधि प्रयोग में नहीं लानी है, आपको गुणनखंड विधि ही प्रयोग में लानी है। लास्ट में आंसर तो यही निकलेगा, लेकिन आपके लिए वो विधि ज़्यादा बेहतर होगी। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल पूछा हुआ है। ये सवाल देखिए, संयुग्मी मूल एवं द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 3 - √2 और -5 - 2 -
√2 आयोटा ये दे रखा है। संयुग्मी मूल एवं द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। हमें इसका एक मूल तो दे रखा है और दूसरा मूल हमें ज्ञात करना है और उसकी समीकरण भी ज्ञात करनी है। तो एक मूल दे रखा है तो दूसरा मूल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, एक मूल यहाँ पे माइनस का दे रखा है तो दूसरा मूल क्या होगा, प्लस का होगा। तो यहाँ पे एक मूल दे रखा है, दूसरा मूल 3 + √2 होगा। अब यहाँ पे दोनों मूल दे रखे हैं तो दोनों, अब यहाँ पे एक मूल तो दे रखा था, दूसरा मूल हमने लिख लिया। अब इसकी समीकरण भी निकालनी है। तो समीकरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने समीकरण निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बता रखा था कि कोई भी समीकरण निकालने के लिए x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल = 0, इससे हम निकालते हैं। तो पहले तो इसका योग करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, फिर वैल्यू पुटअप कर लेंगे सूत्र में। एक बार इसका योग करो तो योग क्या होगा, तो इन दोनों का योग कर लो तो ये योग हो जाएगा 3 और 3, ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पे √2 माइनस का है, √2 प्लस का है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। और गुणा क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 3 में 3 का गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 में 3 का गुणा करोगे तो 9 हो जाएगा। √2 में √2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 9 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 7 हो जाएगा। तो गुणा कितना हो गया, 7 हो गया, और जोड़ कितनी हो गई, 6 हो गई। आपको जितना शॉर्टकट हो सके उतना शॉर्टकट तरीका अपनाना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं करना, इस बात का ध्यान रखें। मैंने योग लिख लिया, 6 हो गया, और गुणा 7 हो गया। अब मैंने सूत्र क्या लिखवाया था, x² माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा और x और प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा = 0। x² का x² माइनस मूलों का योग कितना है, 6 है, तो 6x प्लस मूलों का गुणनफल कितना है, 7 = 0। यही हमारा आंसर है। हमें क्या पूछा हुआ था, संयुग्मी मूल एवं द्विघात समीकरण हमें ज्ञात करना था। एक मूल हमें दे रखा था, दूसरा मूल हमें ज्ञात करना था। तो एक मूल हमें ये दे रखा है तो दूसरा मूल क्या होगा, देखो बीच वाले जो प्लस माइनस के साइन है वो परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस का साइन था तो यहाँ पे प्लस का साइन हो गया। अब मूलों का योग करो, इन दोनों को जोड़ लो, तो जोड़ते ही ये 3 और 3 6 हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे। गुणा करो तो 3 तिया, यहाँ पे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा। 9 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो मूलों का योग 6 हो गया और मूलों का गुणनफल 7 हो गया। यहाँ पे सूत्र में मान रख लो x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल। यहाँ पे x² माइनस मूलों का योग कितना है, 6 है, और x का x एज इट इज लिख लिया, मूलों का गुणनफल 7 है, और यही आपका आंसर है। दूसरा हमें ये सवाल दे रखा है और हमें इसका मान निकालना है। इसका मान कैसे निकालेंगे, देखो हमें दूसरा मूल ज्ञात करना है। तो दूसरा मूल क्या होगा इसका, -5 प्लस का √2 आयोटा, ये इसका दूसरा मूल होगा। पहला मूल, एक मूल तो हमें दे रखा था और दूसरा मूल हमें ज्ञात करना था। तो दूसरा मूल क्या हो गया, ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे था तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो गया, ये दूसरा मूल हो गया। अब हमें इसका योग ज्ञात करना है। ठीक, ये सवाल क्या, इसी तरीके से ये ज्ञात करना है, मूलों का योग कितना होगा, 5 और 5 ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। 5 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -10, और ये माइनस का और ये प्लस का ये कैंसल आउट हो गया, तो ये योग कितना हो गया, -10 हो गया। गुणा करवा लो, इन दोनों का गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 5, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में 5 का गुणा करवाओगे तो 25 हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और इसका गुणा करवाओगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 10 और यहाँ पे 2 हमें गुणा करवाना है, माइनस, यहाँ पे योग तो 10 हो गया, अब गुणा करवाना है। तो 5 ये 5 में 5 का गुणा करवाओगे तो 25 हो जाएगा, और 25 और माइनस यहाँ पे ये गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा, ये गुणा करवाओगे तो 2 से ये रूट कैंसल आउट, 2 बचेगा, और 25 में से 2, और यहाँ पे आयोटा और आयोटा को गुणा करोगे तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। तो 25 और यहाँ पे प्लस का 2 तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो गुणा कितना हो गया, 27। आपको ये बात याद रखनी है, एक बात याद रखनी है, जैसे आयोटा का मान कितना होता है, आयोटा का मान √-1 होता है। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। आयोटा क्यूब का मान कितना होता है, माइनस आयोटा, और आयोटा 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। आयोटा का मान √-1, आयोटा स्क्वायर का -1, आयोटा क्यूब का माइनस आयोटा, आयोटा 4 का मान 1 होता है। यहाँ पे ये 5 में 5 का गुणा करवाया तो 25 आया, और 25 और यहाँ पे माइनस आ जाएगा,
यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। देखो 25 और माइनस, यहाँ पे √2 में √2 का गुणा करवाओगे तो माइनस, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और √2 में √2 का गुणा करवाओगे तो 2 होगा, और आयोटा में आयोटा गुणा करवाओगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1 होता है, तो -1 यहाँ पे रखोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 25 में 2 जोड़े तो 27 हो गए। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0। आपको ये सूत्र वगैरह एग्जाम में लिखने नहीं है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस का 10x हो गया और प्लस का 27, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। हमें यह सवाल पूछा हुआ था, आपको दूसरा मूल ज्ञात करना था, तो यह माइनस का प्लस हो गया। पहले मूलों का योग ज्ञात करो, फिर मूलों का गुणा करो, और फिर आपको इस सूत्र में वैल्यू पुट कर लेनी है, तो आपको समीकरण मिल जाएगी। अब आगे देखिए, आगे आपको सवाल दे रखा है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर, हमें समीकरण दे रखी है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल एल्फा तथा बीटा हो तथा तब एक एल्फा स्क्वायर प्लस 2 एवं बीटा स्क्वायर प्लस 2 मूलों वाला समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें ये समीकरण ज्ञात करना है, तो समीकरण ऐसे सवाल देखो, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिख रखे हैं, इतना ही फर्क है, और ऐसे सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीछे मैंने आपको ऑप्शन भी लिख रखे हैं, तो आप एक बार ऐसे सवालों को देखिए, फिर हम ऑप्शन वाले सवाल भी करेंगे। यहाँ पे समीकरण ये दे रखा है, और हमें मूलों का योग, देखो मूलों का योग क्या होता है, तो एल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a। बी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे माइनस है, तो माइनस पहले से यहाँ पे सूत्र में आता है, और यहाँ पे माइनस, तो प्लस का 3/a की वैल्यू 2 हो गया। मूलों का गुणन कितना होता है? एल्फा बीटा की वैल्यू कितने होते हैं? एल्फा बीटा इक्वल टू c/a। सी की वैल्यू कितनी है? -6, और a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 × 6, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। अब हमें दे रखा है तब मूलों का ये हो गया, मूलों का योग हो गया, मूलों का गुणा हो गया, तब एल्फा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2 के मूलों वाला समीकरण ज्ञात करो। तो हमें समीकरण ज्ञात करने है, तो समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें मूलों का योग करना पड़ेगा और मूलों का गुणा करना पड़ेगा। तो हमें मूलों का योग करो, पहले मूलों का योग, एक बार इसको जोड़ दो, तो इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 2 4 हो जाएगा, तो प्लस का 4 हो गया। मैंने इसको जोड़ दिया, तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 हो गया। यहाँ पे ये इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह मैंने पहले वाली क्लासों में सूत्र लिखवा रखा है, वो यदि आपने पहले वाली क्लासों को देख रखा है तब तो ये सवाल जल्दी से समझ में आ जाएगा, वरना ये सवाल आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, तो इसका मैंने सूत्र लिखवा रखा था। उसका सूत्र क्या था कि एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, ये सूत्र होता है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा। ये मैंने सूत्र लिखवाया था पहले वाली पिछली क्लासों में, मैंने ये सूत्र लिखवाया था, तो ये सूत्र यहाँ पे पुट कर लो। एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे ये पुट कर लो, तो एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 एल्फा बीटा प्लस का 4, ये मैंने पुट कर लिया। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 3/2। इसका होल स्क्वायर करो, 3 का वर्ग करो तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 2 का वर्ग करो तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। माइनस का 2, एल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो यहाँ पे माइनस का 3 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और प्लस का 4 हो गया, प्लस का 4 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9/4 और प्लस का 6 और प्लस का 4, 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका गुणा करवा लो, तो ये कितना हो जाएगा? 4 में 10 का गुणा करवाओ 40, और 40 में 9 जोड़े तो 49/4। तो डायरेक्ट हमें मूलों का योग कितना प्राप्त हो गया? 49/4 प्राप्त हो गया। अब मूलों का गुणन करो, यहाँ पे गुणन कर लो, मूलों का गुणन करो, यहाँ पे इन दोनों का गुणा करवाओ, एल्फा स्क्वायर और एल्फा स्क्वायर का गुणा बीटा स्क्वायर से कराओ, इसका गुणा, इस पूरे का गुणा इन सभी पदों से करवाओ। एल्फा स्क्वायर का गुणा बीटा स्क्वायर से कराओगे तो ये कितना हो जाएगा? एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और इसका गुणा इससे करवाओगे तो प्लस का 2 एल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे इसका गुणा इससे करवाओगे तो प्लस का 2 बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का 2 से गुणा करवाओगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर
और प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया और प्लस का 4। अब एल्फा और बीटा, तो एल्फा बीटा कितनी है, माइनस का 3 है, तो माइनस का 3, तो 3 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 प्राप्त हो जाएगा। 3 का वर्ग करोगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 9 प्राप्त हो जाएगा। प्लस का 2 एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी आपको वैल्यू रखनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये वैल्यू हो जाएगी ना, तो ये वैल्यू तो हम डायरेक्ट मान रख लें, डायरेक्ट रखोगे तो भी वही आएगा। चलो यहाँ पे कर ही लेते हैं, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम रख लेते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 9/4 प्लस यहाँ पे 4 का 4 लिख लेता हूँ, 9/4 एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो एल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू रख ली, तो ये इसका स्क्वायर, तो 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, माइनस का 2 एल्फा बीटा भी तो है, तो माइनस का 2 एल्फा बीटा कितना हो जाएगा, एल्फा बीटा की वैल्यू माइनस का 3 और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 6 भी आएगा और प्लस का यहाँ पे 4 है इसी, तो यहाँ पे 4 लिख लिया। अब 9 और 4 कितना हो गया, 9 और 4, तो 9 और 4 13 हो गया, और 9 और 4 13 और 6 2 की 12 और 13 कितना होता है 25, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 25 प्लस यहाँ पे 2 से ये कैंसिल आउट करूँगा तो 9/2 हो जाएगा, 2 से ये 4 कैंसिल आउट करूँगा तो 9/2 हो जाएगा। अब इसका यहाँ पे देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 25 2 की 50 में 9 जोड़े तो 59/2 हो गया। अब यहाँ पे मूलों का योग प्राप्त हो गया और मूलों का गुणन प्राप्त हुआ आपको। अब आपको इस समीकरण में वैल्यू रखनी है, समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है, तो 49/9, तो 49/4, तो 4 लिख लो और एक्स प्लस मूलों का गुणन कितना, 59/2 इक्वल टू 0। अब आप इसको क्या कर सकते हो, 4, हाँ राइट है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप और देखो ये यहाँ तक ही कर लो तो भी आपका राइट ही आंसर है, यहाँ तक ही कर लो तो भी आपका राइट है। यदि आप और भी आगे करना चाहो तो आपको इसका 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x² माइनस का 49x, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2 2 की 4 और इसमें 2 का गुणा करवा लो तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 9 2 की 18 का 8, 1 हासिल, 5 2 की 10 और 1 11, तो 118 आ गया इक्वल टू 0। ये भी आपको समीकरण प्राप्त हो गई। आप जिस तरीके से करना चाहो उस तरीके से आप कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम सवाल को कर रहे हैं। एक बार इस सवाल को वापस समझिए, हमें यह सवाल दे रखा था और इसका हमें समीकरण दे रखे थे, इसके मूल हमें ज्ञात करने थे। तो मूल क्या, देखो यह समीकरण दे रखा है और इसके मूल हमें ज्ञात करने थे, मूल दे रखे और समीकरण ज्ञात करना था। तो हमने एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 आ गई और एल्फा बीटा की वैल्यू -3 आ गई। हमें मूलों का योग करना है, तो इन दोनों, ये 2 मूल है तो इनका दोनों का योग करो, तो योग करोगे तो आपको 49/4 प्राप्त होगा। मूलों का गुणन करो, इन दोनों का गुणा करवा लो, इन दोनों का आप गुणा करवाओगे तो आपको 59/2 प्राप्त होगा। तो ये प्राप्त हो गया। अब मूलों का योग और मूलों का गुणन की वैल्यू आपको समीकरण में रख लेनी है। समीकरण क्या होती है, समीकरण ज्ञात करने की, कोई भी द्विघात समीकरण ज्ञात करने की, x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणन, x² माइनस मूलों का योग कितना है 49/4, x प्लस मूलों का गुणन कितना 59/2 है। अब हमें 4 का मल्टीप्लाई करवा लो, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करवाया तो 4x² हो गया, 4 को मल्टीप्लाई करवाया, 4 से 4 कैंसिल आउट, 49x हो गया। 4 को मल्टीप्लाई करवाया तो या 2 से 2 बार कैंसिल आउट होगा और 59 में 2 का गुणा करवा लिया तो 118 प्राप्त हो गया। और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। अब आगे देखिए, यदि एल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा लेकिन एल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5α-3 तथा बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5β -3, तो यह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें मूल α/बीटा तथा β/α हो। यह हमें ज्ञात करना है। तो हमें कौन सा समीकरण दे रखा है, हमें यह समीकरण दे रखा है। तो मैं एल्फा की जगह, हमें यह समीकरण दे रखा है तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, α², हमें यह समीकरण दे रखा है
और बीटा स्क्वायर करके ये समीकरण दे रखा है और हमें समीकरण ज्ञात करना है और मूल हमें दे रखे हैं एल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन एल्फा, यह हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये दे रखा है तो हम इसको लिख लेते हैं कि एल्फा स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 5 अल्फा है तो इधर आएगा तो माइनस का 5 अल्फा हो जाएगा और माइनस का 3, और यहाँ पे बीटा स्क्वायर है तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, तो इसको भी मैं इधर ले सकता हूँ तो इसको भी मैं इधर ले लेता हूँ। तो बीटा स्क्वायर माइनस का 5 बीटा और यहाँ पे माइनस का था तो इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस का माइनस का हो गया, यहाँ पे माइनस का ये प्लस का हो गया, यहाँ पे माइनस का हो गया और ये माइनस का ये प्लस का 3 हो गया। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे एल्फा बीटा, यहाँ पे एल्फा बीटा का ही तो डिफरेंट है, बाकी वैल्यू तो सेम है। तो यहाँ पे मैं एल्फा की जगह में एक्स लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक्स लिख लेता हूँ, फिर हम मूलों का योग कर लेंगे और मूलों का गुणन कर लेंगे। तो एक बार मूलों का योग निकालो, मूलों का योग कितना होता है, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो माइनस बी माइनस 5 कितना हो गया प्लस का 5 हो गया, अपॉन ए की वैल्यू 1 है तो 1 लिख लिया। तो यहाँ पे मूलों का योग तो 5 आ गया, मूलों का गुणन करवा लो, मूलों का गुणन एल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है 3 और ए की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा और एल्फा बीटा की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई, मूलों का योग प्राप्त हो गया और मूलों का गुणन प्राप्त हो गया। और आपको 2 मूल दे रखे एल्फा अपॉन बीटा तथा बीटा अपॉन एल्फा, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो इनका योग ज्ञात करो, इनका योग कितना होगा, योग एल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन एल्फा, इसका योग करोगे तो ये कितना प्राप्त हो गया, लघुत्तम ले लो तो लघुत्तम कितना हो जाएगा एल्फा बीटा, तो एल्फा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैंने अभी सूत्र आपको लिखवाया तो ये क्या हो जाएगा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का यहाँ पे सूत्र लगा लो। तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 एल्फा बीटा, ये मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह, तो ये लिख लिया अपॉन एल्फा बीटा लिख लिया। अब एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 माइनस 2 एल्फा बीटा की वैल्यू 3 है तो 3 दूकी 6 अपॉन एल्फा बीटा की वैल्यू 3, 25 में से 6 गए, 25 में से 6 गए कितना बचेगा 19, तो 19/3 प्राप्त हो जाएगा। तो मूलों का योग कितना प्राप्त हो गया 19/3 प्राप्त हो गया। अब मूलों का गुणन देखो, मूलों का गुणन इन दोनों का गुणा करवा लो, देखो इन दोनों का गुणा करवा लो तो यहाँ पे प्लस का देखो एल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन एल्फा, ये गुणा करवाओगे तो ये से ये कैंसिल आउट, ये से ये कैंसिल आउट, तो गुणा कितना प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा, गुणा कितना प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें समीकरण ज्ञात करनी है, तो समीकरण क्या होती है, तो समीकरण होती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग कितना है तो 19/3 है, तो 19/3 एक्स प्लस मूलों का गुणन, गुणन कितना 1 है तो 1 लिख लो इक्वल टू 0, यही आपका आंसर है। आप इसको आगे सोल्व करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, 3 का गुणा करवा लो, 3x स्क्वायर माइनस का 19x और प्लस का 3 इक्वल टू 0, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो समझ में आ गया किस तरीके से हमने सवाल को किया है। सवाल थोड़े लंबे चौड़े हैं लेकिन आपको करते आना चाहिए, और आपको एग्जाम में पूरे स्टेप नहीं लिखने, यहाँ पे भले मैं स्टेप लिख के समझाऊँ लेकिन आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगा, यूँ करके मैं स्टेप लिख रहा हूँ लेकिन आपको एग्जाम में स्टेप गायब करके फिर आपको सवाल को करना है। यहाँ पे हमें ये समीकरण दे रखा था और ये समीकरण दे रखा था, हमें समीकरण ज्ञात करना है और आपको मूल दे रखे, तो हमें क्या करना है, जो समीकरण दे रखा है उसको लिख लेना है। मूलों का योग कितना होता है -b अपॉन ए और मूलों का गुणन कितना होता है c अपॉन ए, तो यहाँ पे b अपॉन ए तो b की वैल्यू रखो और a की वैल्यू रखो, c अपॉन ए c की वैल्यू रखो और a की वैल्यू रखो, तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। अब आपको ये मूल दे रखे हैं, ये दोनों मूल दे रखे हैं, तो मूलों का योग करो। पहले हमने मूलों का योग किया तो आपको ये प्राप्त होगा, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, और फिर मूलों का गुणन कर लो, तो इन दोनों का गुणा करवाया तो 1 प्राप्त हो गया। फिर मैंने आपको क्या समीकरण बताई थी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणन, तो यहाँ पे मूलों का योग की जगह योग का जो मान आया है वो लिख लो, और गुणन की जगह गुणन का जो मान आया है वो लिख लो, और फिर आपको फिर यहाँ पे ये भी सही है, आपको जो ऑप्शन में दे रखा है तो वो आपको टिक कर लेना है। आपको यहाँ तक दे रखा है तो ये आपका ऑप्शन ठीक होगा, और यदि यहाँ तक दे रखा है तो ये
आपका ऑप्शन ठीक होगा। और ये सब आपको कब समझ में आएगा, जब आप पिछली वाले क्लासों को कंटिन्यू रूप से देखोगे तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा। क्योंकि आपने जब तक बेसिक की क्लासें नहीं देख रखी तो ये सवाल आपके समझ में आने मुश्किल है। क्योंकि आप शुरू से क्लास को देखें, यदि समझ में नहीं आता तो आप शुरू से क्लासों को देखें तब समझ में आएगा। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है निम्नलिखित में से कौन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एक्स के सभी मानों को ये प्रदर्शित करता है। ये आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। यह आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। और ये क्या पूछा गया था, आपको ये वैल्यू दे रखी थी और आपको एक्स का मान ज्ञात करना था। तो एक्स का मान हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए हमें जो दे रखा है वो लिखो एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जैसा पूछा हुआ है तो वैसा मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर को मैं उधर भेज लेता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मैं उधर भेज लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर को मैं उधर भेज लेता हूँ। तो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर है तो इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ पे इस तरीके से उधर भेज ले गया तो यहाँ पे तो ये लेस देन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब मैं दोनों तरफ रूट लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रूट 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स ये साइन लगा लिया और यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट 1 हो जाएगा। अब मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, यदि मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो भी 1 प्राप्त होता है, 1 का क्यूब करूँ तो भी 1 प्राप्त होता है, और 1 का रूट लगा लूँ तब भी मुझे 1 ही प्राप्त होता है। तो मैं रूट 1 को मैं 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 1 लिख सकता हूँ। और -1 है तो -1 तो क्या है, एक्स से छोटा होगा, तो एक्स -1 तो एक्स से छोटा होगा क्योंकि एक्स की मुझे 2 वैल्यू प्राप्त हो गई, एक तो प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू। तो प्लस का 1 है वो तो एक्स से बड़ा होगा, तो प्लस का 1 है वो तो एक्स से बड़ा होगा, और जो माइनस का 1 है वो एक्स से कितना होगा, छोटा होगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये कहाँ मुझे दिख रहा है, तो ये मुझे सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ये आरपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या था एक बार वापस समझना। हमें दे रखा था निम्नलिखित में से कौन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एक्स के सभी मानों को ये सत्यापित करता है, या ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें ये दे रखा था तो ये एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर है, उधर बेचा प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये चिन्ह यहाँ पे परिवर्तित हो गया, ये इधर का चिन्ह था, मैंने इधर का चिन्ह कर लिया और 1 कर लिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर उधर गया तो इसलिए चिन्ह परिवर्तित हुआ। अब दोनों तरफ रूट लगा लो, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे रूट हो गया। अब 1 के ऊपर रूट लगा लो, या फिर 1 के ऊपर स्क्वायर लगा लो, या फिर 1 के ऊपर क्यूब लगा लो, तो उसकी वैल्यू 1 ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पे मैंने प्लस माइनस 1 लिख लिया। अब जो माइनस का 1 है वो तो एक्स से छोटा है, तो -1 है वो तो एक्स से छोटा है, और प्लस का 1 है वो एक्स से बड़ा है। तो यहाँ पे मुझे ये प्राप्त हो गया, और ये मुझे कहाँ दिख रहा है, तो ये मुझे सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। देखो एक बात मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ, आप कंटिन्यू रूप से क्लास को देखें। यदि आप क्लास को बीच में मिस कर लेते हो, या फिर आप एक क्लास छोड़ के दूसरी क्लास डायरेक्ट देख लेते हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग सारे फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, और फॉर्मूले के लिए आपको पिछली क्लासें देखनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली क्लासों में मैंने सारे सूत्र लिखवा रखे हैं, और वो सूत्र जो सर्वसमीका है वो आपको याद होनी चाहिए। बिना सर्वसमीका के यहाँ पे एक भी सवाल नहीं हो पाएगा, और आपको सर्वसमीका सारी याद करनी है, और आपके पास अभी समय है तो पूरी सर्वसमीका आप याद कर लेवें, और पिछली क्लासों को ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने क्लासों के ऊपर सीरियल नंबर डाल रखे। यहाँ पे मैथ 1,
मैथ 1, मैथ 2 इस तरीके से और मैथ 3 इस तरीके से आपको क्लास मिलेगी। तो पहले आपको मैथ 1 की क्लास देखनी है, फिर मैथ 2 की क्लास देखनी है, फिर मैथ 3 की क्लास देखनी है। इसलिए मैंने सीरियल नंबर डाल रखे ताकि आप मैथ 1 देखोगे तो वहाँ पे आपको पूरी तरीके से बेसिक बताया जाएगा। बेसिक जो फॉर्मूले वगैरह है, जो आपको विधियाँ याद करनी है वो मैंने मैथ 1 में बता रखा है। फिर मैथ 2 में इससे रिलेटेड सवाल बता रखे हैं और इसके बाद मैंने इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बता रखे। तो आप सीक्वेंस से क्लास देखें। पहले आप थर्ड क्लास पे आ जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, पहले आप सेकंड क्लास पे आओगे तो भी समझ में नहीं आएगा। आप पहली क्लास पहले देखो, फिर दूसरी क्लास देखो और फिर तीसरी क्लास देखो। इस तरीके से एक सीक्वेंस से देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। यदि सीक्वेंस से नहीं देखोगे, पहले तीसरी देख ली फिर पांचवी देख ली, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप सीक्वेंस से क्लासों को देखा करें। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।